वेलकम टू सेक्शन क्लास दोस्तों। जैसा कि अभी हाल ही में 13 सितंबर को 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसका थोड़ा सा आंसर क्या हो। तो ऐसे तो हमारे पास ऑफिशियली की तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन बीपीएससी का पुराना जो ऑफिशियल की है उसका आंसर हमारे पास है। और साथ ही साथ कुछ ऑथेंटिक सोर्स है, जैसे ब्रिक्स का उसका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, यूएनडीपी का हो गया, एचडीआई वगैरह, तो उससे ऑफिशियल सोर्स से हम लोग आंसर चेक किए हैं। तो हमारा आंसर जो ऑफिशियल की से प्लस माइनस 2-4 इधर हो सकता है, बाकी सारा ऑथेंटिक सोर्स हम लोग चेक किए हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम का सवाल है, इधर हिंदी मीडियम है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला इधर सवाल देख सकते हैं और हिंदी मीडियम का इधर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानना चाहेंगे, पहला सवाल है कि यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में जो 1990 के तुलना में 2023 में जीवन प्रत्याशा कितना है। तो इसका दोस्तों कहने का मतलब था कि हम 1990 में जो हमारा भारत के लोगों का जीवन प्रत्याशा है लगभग 58.9, मतलब लगभग हम लोग 59 साल जिंदा रहते थे। अभी करंट में हमारा डेटा कह रहा है कि हम लोग 72 साल तक जिंदा रह सकते हैं। आप अभी सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा दोस्तों जापान, अब जापान देखो कि जापान का जीवन प्रत्याशा कितना है, तो आप बताइएगा। तो पहला सवाल का आंसर दोस्तों होगा ए। दूसरा सवाल देख सकते हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इशू में रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद देख रहे हैं कि लगभग माना गया कि 70% लोगों का रोजगार खतरे में आ गया है। साथ ही साथ कुछ लोग बोला गया कि हमारा आने वाला वर्ष है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अभी 2025 को क्वांटम एयर घोषित किया गया। तो आप दोस्तों इसमें पहला है कि भाई एआई सबमिट जो हुआ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबमिट कहाँ हुआ, तो इसका दोस्तों होगा पेरिस। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 96वें मतलब कह रहा 96वें अकादमी पुरस्कार जो एमा स्टोन को मिला है वो किस मूवी के लिए दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो 96 दिया गया है वो पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। इसके पहले लाला लैंड के लिए भी दिया गया था। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर 70वां, हालांकि 71 दोस्तों आप देखिएगा 71 पुरस्कार ऑलरेडी इशू हो चुका, पब्लिश हो चुका, फिर भी बीपीएससी दोस्तों 70 पूछ रहा है। तो 70 में दोस्तों गुजराती फिल्म के लिए स्पेशल किसको मिला था, तो कच्छ एक्सप्रेस को मिला था। इसके पहले हेलेरो को भी दोस्तों दिया जा चुका है। अब हम लोग आएंगे थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आप देख सकते हैं, करा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं कि आप लगातार ए बी सी सबको मिला, तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आकाश तीर दोस्तों आप देखेंगे एयर डिफेंस मिसाइल में, तो ए भी आंसर है, ए भी आंसर है, ए भी आंसर। तो इसमें भी दोस्तों जगह एक से अधिक, तो ए भी एक से अधिक, ए भी एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो ये भी दोस्तों जगह एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 26 जनवरी, 26 जनवरी के एक दिन बाद का। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन एक साइड देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है किसको दिया गया था, मतलब किस बुक के लिए। तो बानू मुश्ताक दोस्तों कर्नाटक की लेखिका है, इनको हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। इसमें पूछा गया ट्रांसलेटर कौन था, तो दोस्तों ट्रांसलेटर भी कर्नाटक की है, दीपा भस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा तो सिंधु जल के अनुसार 3 पूर्व की नदियाँ को आवंटित किया, इनमें से कौन सा नदी जो शामिल नहीं है भारत के लिए। तो दोस्तों आप देखोगे, अगर मैप बनाओगे दोस्तों इंडिया का, तो इंडिया का मैप के तहत इधर देखोगे दोस्तों, तो आप इंडस, उसके बाद चेनाब, झेलम और चेनाब तीनों इस साइड की नदियां हैं, और सतलज और ब्यास और रावी इस साइड की नदियां। तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका झेलम। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप, जिसको बोल सकते हैं दोस्तों कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर। मतलब अल्टीमेटली कहना चाह रहा है कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर के लिए कौन कौन सा सूचकांक हम लोग प्रयोग नहीं करते या करते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जब भी आप गरीबी के मेजर करोगे तो बाल कुपोषण तो शामिल होगा ही होगा,
सबसे पहले बाल के दोस्तों हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं कि भाई उसका जो न्यूट्रिशन किस अमाउंट में मिल रहा है। दूसरा होता है दोस्तों महिलाओं का, तो महिलाओं का लिटरेसी रेट भी शामिल होगा ही होगा। यहाँ पर पुरुष का साक्षरता, दोस्तों पुरुष का साक्षरता से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 3 गलत होगा तो यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे, तो 1 से अधिक भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 और 2। आप फिर यहाँ दोस्तों देखते हो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जो अप्रैल और सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं थी। तो टॉप 10 में दोस्तों देखेगा, एक्चुअली भारत एक्सपोर्ट में भी हाल फिलहाल सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो आप देखोगे करेंट डेटा इकोनॉमी सर्वे का, तो पेट्रोलियम था, लोहा इस्पात भी है, बासमती दोस्तों ने, तो आंसर हो जाएगा बासमती चावल। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों देखोगे, वन रिपोर्ट 2023 का जो करंट का डेटा है, तो इसमें दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देश का कुल वन और वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोस्तों, तो लगभग यहाँ पे देखो 25.17 है, तो ये तो पहला गलत हो गया। फिर दूसरा सबसे बड़ा दर्ज वन क्षेत्र में झारखंड, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों वृक्षावरण पूछ रहा है, यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉरेस्ट कवर का बात कर रहा है। तो सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यही आंकड़ा सही है, तो यहाँ पर दोस्तों सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में किस देश के भारत से अधिक हिस्सेदारी है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा भी करंट आप देखोगे अंकटाड का जो रिपोर्ट है दोस्तों यूएनसी, इसके हिसाब से दोस्तों आयरलैंड आंसर है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आप देख सकते हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जो यूविन पोर्टल है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा विच आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा दोस्तों, आपका एक क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रदान करता है, सही है। माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आभा का निर्माण की सुविधा, ये भी सही है दोस्तों, आभा खाता जिसको बोलते हैं। और बोल रहा है 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि शुरू में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में है, और बाद में इसको और भी ज्यादा भाषाओं में 22 भाषाओं में हो सकता किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए वाला गलत है, तो इसीलिए आपका आंसर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर पर आप दोस्तों देखोगे 16, किस संगठन के संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टेक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि शहरी मामलों का जो मैटर है अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आएगा, तो राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। तो दोस्तों इसको आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 17, 21 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई। तो दोस्तों यहाँ कहीं कहीं राजस्थान दिया हुआ है और किसी किसी आंसर में कहीं कहीं महाराष्ट्र दिया है, तो इसको आयोग का आंसर का वेट करेंगे। हालांकि राजस्थान आप जो मारे हैं तो भी पॉसिबिलिटी, और महाराष्ट्र भी। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 18, किसान ऋण पोर्टल केआरपी के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पूर्व भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के लिए म्यूचुअली दावे निम्नलिखित में किस संस्थान के द्वारा करते थे। तो पहले दोस्तों जो किसान ऋण वगैरह का जो मैटर था, ऋण वगैरह जो लेते थे, तो पहले किसान दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड इसके द्वारा लेते थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, तो इनमें से निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सही। तो हाल ही में आप देखोगे दोस्तों इकोनॉमी सर्वे का डेटा, तो 4.3 के आसपास इतना बिलियन डॉलर के पास भारत का दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये दोस्तों यहाँ पर लगभग पूछा तो ए ही इसका आंसर सही होगा। बाकी ये तो गलत है दोस्तों, 7वां तो है नहीं, तो पहला इसका आंसर ए सही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे NFHS जो हाल ही में आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य 2019-20 में 6% से कम आबादी है। तो इसका दोस्तों जम्मू कश्मीर भी है और आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि जो करंट का डेटा है, लेकिन करंट का डेटा पूछा नहीं दोस्तों, ये 2023 बजट बात क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं करंट से तो रिलेटेड ज्यादा है नहीं। लेकिन आप देखिएगा कोई एक भी याद होगा, 2023-24 का बजट में मैंग्रोव के बारे में दोस्तों जिक्र किया गया था। तो आप एक आंसर भी किसी को पता होगा, एक का बी, तो दोस्तों एक का बी से आपको साफ दिख रहा है कि सी आंसर सही होगा। हालांकि किनको पता हो, ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था, तो इसके लिए लाइफ एक वर्ड यूज किया था, टेक्निकली वर्ड जो इसका थीम था दोस्तों। तो कोई भी अगर एक आंसर आपको पता होता तो इसका आंसर मिल जाता दोस्तों। इसका करेक्ट जो इसका करेक्ट आंसर सी है।
अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 देख सकते हैं, वार्षिक PLFF के थ्रू 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द एनुअल PLFS 2023-24 के अनुसार कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि जो भी करंट डेटा आप देखोगे तो महिलाओं का ऐसे भी जो रोक दिए तो 22 में आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ये रिपोर्ट के अनुसार बोल रहा है कि PLFS का जो करंट रिपोर्ट है इसके अनुसार जो है कि महिलाओं का क्या योगदान है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं का जो तुलना में ग्रामीण महिलाओं का श्रम में भागीदारी ज्यादा है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि ग्रामीण महिलाएं का दोस्तों पार्टिसिपेशन अल्टीमेटली ज्यादा है। यहाँ पर जो बोल रहा है कि कितना फीसदी ज्यादा है तो 43.7। तो हालांकि एग्जैक्ट डेटा दोस्तों इससे ज्यादा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दोस्तों तो गलत हो जाएगा। और इसमें हिस्सेदारी में उपरोक्त में से करा कृषि महिला में से कोई हिस्सेदारी 2000 की कम हुई है, तो दोस्तों ये भी गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का क्या परिणाम नहीं है। तो नहीं पूछा गया दोस्तों, तो नहीं पूछा गया। तो एक राष्ट्र एक सदस्यता ये है, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्ट फ्रेमवर्क ये भी दोस्तों है। अटल इनोवेशन है, क्योंकि अटल इनोवेशन इसके पहले ही आप देखोगे 15 जनवरी 2015 को दोस्तों, जनवरी 2015 को जब लॉन्च हुआ था नीति आयोग, तो उसी के समय था। तो ये दोस्तों पहले से ही था, तो ये दोस्तों नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, ये भी दोस्तों पुराना डेटा पूछा गया। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का डेटा देना था, लेकिन पुराना दिया गया। तो पुराना में दोस्तों आप देखोगे बोल रहा है 2020-21 के तुलना में 22-23 में कितना का ग्रोथ हुआ। तो दोस्तों आप देखोगे 27 से लेकर 30 का ग्रोथ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखो, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में दोस्तों अगर किन्हीं को पता होगा, सबसे ज्यादा चाइना नंबर 1 में, जितना भी मिनरल्स रिसोर्सेस का बात हो तो अल्टीमेटली चाइना हमेशा नंबर 1 होता। तो यहाँ पर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही गलत होगा। जैसे 2 को दोस्तों आप काट दोगे तो पता चलेगा कि एक तो दोस्तों भारत का लगभग 87% सीमेंट करता है राजस्थान से, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर भी लगभग एक क्वेश्चन जो बोला कि अधिकतर दूर है, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है दोस्तों। दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह है, मतलब अल्टीमेटली गाइडेंस का बात है। तो गाइडेंस दोस्तों ग्रेड पद्धति से रिलेटेड है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखा, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। तो दोस्तों युवा ढांचे के लिए शिक्षा प्रणाली है, समर्थक के लिए नियामक समर्थक भी, अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजना से दोस्तों कोई इसका लेना देना नहीं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा सही है। तो दोस्तों देखोगे मौजूदा कीमत में बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.8। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अभी करंट डेटा आप देखोगे तो इतना तो ज्यादा हुआ नहीं। इसके पहले 14.15 था, इसके बाद 14.2, उसके बाद 9.2। तो ये डेटा गलत है। अभी करंट में देखो टर्सरी सेक्टर का, तृतीय क्षेत्र का 58.6 है दोस्तों। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आओ दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बिहार युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात 2021 तक काफी गिरावट का अनुमान है। तो बात सही है, क्योंकि जितने भी राज्य दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण का बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण के तहत दोस्तों इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। सब अभी जितना भी 2021 तक हमारा युवा। अब ऑप्शन 2 में दोस्तों बिहार का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है 2041 तक लगभग चरम दोस्तों एक्सट्रीम वर्ड है। एक्सट्रीम वर्ड जनरली गलत हो जाता है, आप किसी को एक्सट्रीम नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 जैसे ही गलत होगा तो आप 2 जहां एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर भी 2 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। लास्ट वाला हम देख सकते हैं कि बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बुजुर्ग तो अल्टीमेटली बढ़ेगा, क्योंकि नया जनसंख्या आने वाला है नहीं। तो अल्टीमेटली हमारा जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गया, तो नया जनसंख्या भी आएगा नहीं और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली बुजुर्ग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं दोस्तों,
PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार का प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है? तो जब भी विमेंस का बात हो, महिलाओं का बात हो, तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा रोजगार मिलता है, या तो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आया दोस्तों, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्वनियोजित। स्वनियोजित में मैक्सिमम आप देखो कि महिलाओं का योगदान जो है रोजगार में मैक्सिमम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति नीति किसकी है? तो दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल है, बीपीएससी का भी देख सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लोकसभा अध्यक्ष में आदेश परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में होता है। दोस्तों इसका आप देख सकते हो कि इसके प्रीवियस ईयर का सवाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हो, यहाँ पूछ रहा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल दोस्तों डायरेक्ट इसका एक ही लिंक है, जनरली सरकार का एक तरह से वकील होता है, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के विविध मामलों का परामर्श देता है। प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, आप इसको देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से कोई संसद की प्रक्रिया में भी भाग ले सकता है। आर्टिकल 76 आप देख सकते हो, पूर्वकालिक सदस्य नहीं तो सरकार गिरेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए। अब यहाँ पर सवाल है 33, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित में से निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए कि कौन कौन समवर्ती में कंकरेंट लिस्ट में। दोस्तों कृषि तो कभी कंकरेंट में होगा ही नहीं, कृषि हमेशा किसका है, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो कृषि कट जाएगा। दो आप काटोगे दोस्तों तो ये तो होने वाला है नहीं, ये तो होने वाला है नहीं। अब रहा सवाल कौन सा, वन्य जीव। वन्य जीव दोनों के अंदर आता है, तो एक जैसे आप आंसर मारोगे तो एक के साथ 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक है तो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप कौन होगा? तो ग्राम पंचायत के बारे में गांधी जी जिक्र किए थे, चाहते थे कि ग्राम पंचायत लेवल पर हमारा क्या हो, शासन हो। कुटीर उद्योग के बारे में भी गांधी जी बात किए थे, लेकिन समान नागरिकता जो गांधी जी इसके बारे में बात नहीं किए थे। ये दोस्तों कौन सा है, तो आप लिबरल आइडियोलॉजी है। काम का अधिकार दोस्तों इस सोशल आइडियोलॉजी है, तो लिबरल और सोशल आइडियोलॉजी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो 2 और 4 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं? तो दोस्तों आप देखोगे शपथ का जो है प्रारूप दो तीसरी सूची में दिया हुआ है। राज्य का आवंटन सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दोस्तों ये भी सही है 4वीं अनुसूची में। और संघ सूची में दोस्तों संघ सूची जो 7वीं अनुसूची में ये भी है। ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो गया, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन ये 6ठी ने दोस्तों 5वीं शेड्यूल में 5वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यही गलत है, सी गलत है, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श पर होता है, दोस्तों ये गलत है। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों के परामर्श पर आवंटित है, दोस्तों ए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखोगे तो यहाँ पर पहला कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में क्या सही है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में कह रहा है महावक्ता को मत देने का अधिकार है, तो दोस्तों ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी गलत है। विधायिका में कार्य केवल राज्य के सरकारी भाषा अथवा हिंदी और अंग्रेजी में ही संपन्न किया जाएगा, तो कहीं कहीं दोस्तों ये सही माना है, लेकिन हालांकि इसको लेकर चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता, दोस्तों ये भी गलत है। किसी कथित अनियमित के आधार पर कार्यवाही को वैधता प्रश्न किए जा सकते हैं, दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों जनरली ए कहीं कहीं बी और कहीं कहीं डी दोनों सही, तो आयोग का आंसर का वेट होगा अगर जो बी भी लगाए हैं और डी भी लगाए तो दोनों सही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करें। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना, मतलब अल्टीमेटली कहना चाह रहा है कि फंडामेंटल राइट पे जो रिस्ट्रिक्शन है किस किस कारण पे रिस्ट्रिक्शन है। तो दोस्तों देख सकते हो किसी भी सामान्य हित का संरक्षित जरूरी है। आप देख सकते हो दोस्तों कि भाई द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्ड, किसी भी जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट बाधित नहीं होना चाहिए, अगर बाधित होगा तो भाई फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। दूसरा दोस्तों, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं का अवरुद्ध न हो। अगर आप सोशल वैल्यू को दोस्तों आप किसी प्रकार का हिंड्रेंस कर रहे हैं तो वहां पर भी दोस्तों अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट को क्या करना पड़ेगा, हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ऐसा चीज है जहां पर फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। तो दोस्तों आप
वित्त आयोग का जिक्र दोस्तों आर्टिकल 281 में है, 281 में। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि जो भी आर्टिकल से रिलेटेड हमारा प्रोविजन है उसका सीधे का सीधे पावर चला जाता है पार्लियामेंट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संसद विधि द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने एक दीक्षांत है दोस्तों, ये सही है। स्थगन में सत्रावसान होता है, ये भी सही है। विघटन सदन को समाप्त कर देता है, ये भी सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है ये एक्सट्रीम वर्ड है, गलत है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो पंचायती राज का पूरा पावर दोस्तों इसके लिए राज्यपाल को दिया गया। राज्यपाल अपने अनुसार दोस्तों फिनांस कमीशन ऑफ द स्टेट गठित कर सकता है। राज्य के लिए भी एक वित्त आयोग का गठन तो राज्यपाल के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 42, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो सरकार को आत्मनिर्भर करने का क्या मतलब? भारत निर्माण क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण में भी लोग वृद्धि करेंगे और निर्यात में भी। अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट भी ज्यादा होना चाहिए, सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, एफडीआई ज्यादा से ज्यादा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों हमारा सही आंसर है। 43 देख सकते हैं दोस्तों। तो 43 के तहत हम लोग देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड है। तो सवाल है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार सृजन तो दोस्तों है नहीं, कृषि भी तो है नहीं। तो कहीं कहीं दोस्तों आप देखोगे किसी का आयोग में किसी जो संस्थान है जनता में राजनीतिक चेतना है, लेकिन इसका जनता का विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने का ज्यादा करेक्ट लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हालांकि आयोग का वेट रहेगा, लेकिन ये दोनों में से आप अगर 90% पॉसिबिलिटी इसका और 80% सी का, तो दोस्तों इसका वेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या 44, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? तो निंदा प्रस्ताव दोस्तों आप देखो 2 स्टेटमेंट यहीं पे कंट्राडिक्टरी है। यह विश्वास प्रस्ताव से भिन्न है और एक बोरा विश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। जब दोस्तों प्रस्ताव अलग है तो अल्टीमेटली तो भिन्न होगा, तो यहाँ पर यह विश्वास प्रस्ताव से क्या है? भिन्न है, क्योंकि यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है तो इधर पढ़ने का मैं आवश्यकता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अल्टीमेटली आप देखोगे दोस्तों मौलिक अधिकार का संरक्षण। तो आप देखोगे दोस्तों हाई कोर्ट अपना यूज करता है 226 आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट यूज करता है आर्टिकल 32। दोनों का एक ही उद्देश्य है, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बहुत ही गरम दल के नेता थे। हालांकि बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन स्पेशली एक बुक लिखे थे दोस्तों लाला लाजपत राय, इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किन्हें मिला था? तो लाला हरदयाल दोस्तों देखोगे, क्योंकि 1917 में बाद में आप देखोगे गदर पार्टी का स्थापना भी की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। अब यहाँ पर क्वेश्चन 49, MOA कॉलेज अलीगढ़ प्रधानाचार्य के नाम बताए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया। तो मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर, एक सेकंड, इसका अंग्रेजी में क्या थोड़ा देखते हैं दोस्तों। नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ MO कॉलेज अलीगढ़ हु इनकरेज मुस्लिम कम्युनिटी इन द लास्ट डिकेड। तो इसका थियोडोर बैंक आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि मार्लोमेंट अल्टीमेटली प्रस्ताव लाया था, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉलेज का जो प्रधानाचार्य थे दोस्तों तो अल्टीमेटली थियोडोर बैंक थे। अब यहाँ पर है कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र प्रारंभ किया गया। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप देख सकते हो 51, जो मेजिनोट रेखा के बारे में बोल रहा है कि मेजिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच में? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो दोस्तों आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर और अडन की खाड़ी, सॉरी पर्सियन और ओमान। पर्सियन दोस्तों आप देखोगे अल्टीमेटली पेरिस की जो खाड़ी है इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पर्सियन खाड़ी और ओमान। अब यहाँ ग्राउंड जीरो दोस्तों न्यूयॉर्क से रिलेटेड है। अभी करंट का भी सवाल ही देख सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना है? डेविल्स नेक दोस्तों पनामा जल डमरू मध्य है। उत्तरी अमेरिका में देख सकते हो, उत्तरी अमेरिका और पनामा नहर के पास है।
लडंग संदर्भित करता है दोस्तों ये स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड। लडंग जो वर्ड है इंडोनेशिया और मलेशिया में बोला जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों, नदी द्वीप, वो दोस्तों माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी पे आप देख सकते हो। असम का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। और भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, सबसे बड़ा नदी बेसिन दोस्तों गंगा है, और दक्षिण का गंगा है गोदावरी। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा द्वितीय में, तो गोदावरी नदी बेसिन। फिर 58 में निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम है? तो दोस्तों अलकनंदा, इसको बैड से आप याद कर सकते हो, BAD। तो भागीरथी और अलकनंदा के बीच में D दोस्तों देव प्रयाग, तो इसका आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। तो दोस्तों 59 भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो नारकोंडम और बैरन दोस्तों आप देख सकते हो कि अंडमान और निकोबर में है। अब यहाँ की मेरठ में किस देख सकते हो कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिमला। यहाँ पर दोस्तों की कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर लोकटक झील दोस्तों आप जान रहे हो कि लोकटक झील बहुत ही फेमस है मणिपुर का, तो ये क्या है? एक झील है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 निकलेगा कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ? तो दोस्तों वाल्मीकि एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में कौन सा बिहार राज्य का पशु है? तो बैल बहुत ही फेमस है दोस्तों। अब यहाँ पर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना कब किया गया? तो ऐसे तो दोस्तों 2010 में एक्ट पास हुआ था, लेकिन पहला बैच शुरू हुआ 2014। तो इसका आंसर 2014 है दोस्तों, 2014 लिख सकते हो इसको आंसर में। दोस्तों कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल का, तो दोस्तों ये कैमूर की पहाड़ी से होते हुए आता है, ये तो जानते ही आप लोग। फिर दोस्तों यहाँ पर बिहार संपूर्ण भारत का पायराइट उत्पादित करता है, तो लगभग 90 प्लस से ज़्यादा है। तो 90 प्लस से ज़्यादा दोस्तों कितना है? तो 95 है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो करंट का क्वेश्चन दोस्तों जमुई, इसके पहले मुंगेर था। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जलवायु के अंतर्गत आता है? तो अधिकतर दोस्तों हमारा जो आता है उष्णकटिबंधीय के अंदर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर कि एक लकड़ी के बॉक्स को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलता है, तो सीमांत घर्षण बल कितना हो? तो दोस्तों जितना किसी भी चीज को आप अगर फोर्स लगा के आगे धकेलोगे उतना ही दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पीछे की ओर फोर्स लगेगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाना चाहिए? 200 न्यूटन। 72 दोस्तों आप देख सकते हो जहाँ पर बोल रहा है ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे नियत त्वरण से लुढ़क रहा और 20 सेकंड में 400 मीटर की यात्रा करता है, तो ट्रक का द्रव्यमान 7 टन दिया हुआ, तो बल निकालिए। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि F बराबर ma होता है और मास दिया 7 टन, 7 टन मतलब लगभग 7000 kg। अब सवाल हुआ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दोस्तों आप निकाल सकते हो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S का दोस्तों कितना डिस्टेंस तय किया? 400। इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है, तो पूरा 0 हो गया, और ये हो गया 1/2 AT स्क्वायर। तो A एक जगह है, तो हमको फाइंड करना T दोस्तों कितना दिया है? 20 सेकंड। तो 20 × 20, तो आप दोस्तों देख सकते हो कि 20 × 20 400, यहाँ से पूरा कट गया, तो इधर 1 बचा, तो 1/2 AT सॉरी A। तो यहाँ पर A का वैल्यू आता है दोस्तों 2, A का वैल्यू मेरा आ गया 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 7000 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 14000। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14000। क्वेश्चन नंबर 73 किसी घर में एक महीना में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो इसका कुल ऊर्जा कितना हो? तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों जूल में 3.6 × 10⁻6 होता है। तो इसको दोस्तों आप 250 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सॉरी 9 × 10⁸ हो जाएगा इसका आंसर जूल में। किस माध्यम से ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा तो स्टील में होता है लगभग 5000, जल में लगभग 1500 होता है, और वायु में 332 होता है, और हाइड्रोजन में लगभग 1350 के आसपास होता है। सवाल 75 मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो लगातार कम हो रहा है, तो दोस्तों बोल रहा है mgh जो है वो लगातार कम हो रहा है। इसका पीछे का लॉजिक क्या? तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। तो सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली एनर्जी को हमको क्या करना है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, और क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। तो इसीलिए डिस्टेंस दोस्तों हमारा हाइट कम हो रहा है,
तो इसीलिए हमारा क्या है कि वायलेशन ऑफ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। तो द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट वायलेटेड, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बेलों की एक जोड़ी खेत जोते समय 110 न्यूटन का बल लगाती है और जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। तो आप दोस्तों जानते हैं हम लोग कि W इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बराबर। तो फोर्स दोस्तों दिया हुआ 140 और डिस्टेंस कवर किया गया 15, तो डायरेक्ट गुना करोगे दोस्तों 15 चौके 60 की 0 हाथ में 6, 15 और 6 दोस्तों तो 21, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जूल। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ सल्फा दर्पण का फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों समतल दूरी जितना डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट इमेज भी उसका उतना ही पीछे बनता है। तो इनफाइनाइट इसका दोस्तों हो जाता है फोकस दूरी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 78 निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता? दोस्तों इसको निकालोगे डेरिवेशन में तो इसका दोस्तों आप जानते हो कि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, एक हम लोग जानते हैं। तो पहला आंसर तो मेरा सही हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर परिपथ में। फिर आप अगर यहाँ पुट कर दोगे V का, तो अगर हम पुट करेंगे I का वैल्यू, तो I का वैल्यू V बाई आर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली V स्क्वायर आर भी सही हो सकता है। और हमारा बचा कौन? तो ए भी मेरा सही है, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे आई में, तो आप देखो कि दोस्तों V का वैल्यू हो जाएगा V बाई आई इक्वल टू आर। तो I का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा आई स्क्वायर। तो ए भी मेरा सही है, V स्क्वायर वाला भी सही, तो गलत आंसर इसका कौन हो जाएगा दोस्तों? I बटा आर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि लघुपातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा दोस्तों, अचानक से फ्यूज उड़ जाएगा, तो करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत ही बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली करंट बहुत बढ़ेगा तभी शॉर्ट सर्किट होगा। फिर यहाँ पूछ रहा है दोस्तों उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? तो कोई भी चीज को हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज लगाने से क्या होता है? हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज का यूज हम लोग करते हैं उसको बचाने के लिए। इसका दोस्तों आप पढ़ोगे कि 0.1 NaCl समाधान का एक pH मान क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, आप देखो लोग लेते हो तो लोग H प्लस का हाइड्रोजन आयन होता है, यहाँ पर 0.1 दिया है। इसका मतलब दोस्तों आप लिख सकते हो लोग 0.1 मतलब 10 टू पावर -1। तो -1 को दोस्तों यहाँ करोगे तो लोग 10 -1 का वैल्यू हो जाता है -1। तो -1 करोगे तो 1 इसका आंसर होगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब सवाल है नीचे रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक माना जाता है? तो दोस्तों इसका अभी आंसर है यूरोपियन डोप्ड स्ट्रैंडियम एल्यूमिनेट। इसका आंसर है दोस्तों। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म के लिए दोस्तों देखोगे इंडियम टिन ऑक्साइड का यूज होता है। आप इसको देख सकते हो जैसा कि 80 क्वेश्चन नंबर आपका 84 में पूछा हुआ कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग है? तो इसका दोस्तों आंसर है प्लेटिनम। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो लेवोनोर्गेस्ट्रोल इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। तेल के गैल्वेनाइड आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जाता? इसलिए नहीं रखा जाता तो जहरीला हो सकता है, सही है। ये तेल की गुणवत्ता कम करेगा, जहरीला हो तो अल्टीमेटली उसका क्वालिटी गिर जाएगा, जंग देखा जा सकता है, अल्टीमेटली रस्टिंग होगा ही होगा। तो इसका दोस्तों हो जाएगा एक से अधिक। 87 देखो ऑप्टिक रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा टेट्राएथिलेट। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है PHBB जो हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट हाइड्रोक्सी बैलेरेट। यहाँ पर दोस्तों कि हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो अल्टीमेटली हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़े कि जो हमारा जो क्राइन ग्लैंड है इससे जनरली जनरेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतः स्त्रावित ग्रंथियां। अब यहाँ पर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच का दर्शाता है? तो दोनों ही पैरासाइट होता है, परिजीविता। तो इसको आंसर हो जाएगा परिजीविता।
अब संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूग्लोबुलिन की श्रेणी में कौन सा आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा CIgM। और हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है जैविक झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में दोस्तों लिपिड और प्रोटीन दोनों यूज होता है। तो आप हम लोग जानते हैं कि क्या आंसर हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन दोनों यूज होता है इसमें। ये हमारा किसके लिए दोस्तों, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यही सेल वॉल होता तो आप सेल वॉल में सेलुलोज काइटिन वगैरह होता है, फंजाई के लिए काइटिन यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडेन है? तो दोस्तों यहाँ पर UAA इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारा सेंस वाले कोड है दोस्तों। विलुप्त होने के खतरे में बड़ी प्रजातियां क्या कहलाते हैं? विलुप्त होने का मतलब दोस्तों इंडेंजर्ड होता है। तो ये हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा, इंडेंजर्ड, C हो जाएगा इसका दोस्तों। विलुप्त होने वाले को क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब लिख बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल दोस्तों जनरली जो हम लोग बोलते हैं, जो बरसात के सीजन वगैरह में खास करके जो होता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है। और बाकी तो दोस्तों जो हमारा रबी ठंडा में बोने वाला रबी फसल है, चना भी और गेहूं भी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B, गन्ना। अब है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से क्या काम? तो जाइलम का काम है दोस्तों अल्टीमेटली जितना भी मिनरल और वाटर को दोस्तों ऊपर ले जाना, और फ्लोएम का काम होता है जो फूड बना होता है उसको अल्टीमेटली ब्रांच में पहुंचाना। तो इसका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों पानी में घुले हुए खनिज को ऊपर ले जाना, जाइलम। जड़ के अंदर दोस्तों होता है। अब यहाँ पर पौधे का वर्गीकरण में सवन वेस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं को करने वाले सबसे पहले व्यक्ति दोस्तों APD कोंडले थे। इसका आंसर हो जाएगा C। आम में हम किस भाग को खाते हैं? तो दोस्तों हम लोग बीच वाले भाग को, मध्य फलाभिति को खाते हैं। इसको अंग्रेजी में मेसोकार्प बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस दोस्तों कितना है? तो 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम देख सकते हैं कि 100। तो इसका दोस्तों आप देख सकते हो इसका आंसर होगा कि माइकोराजा। कह रहा माइकोराजा संबंध कौन सा पौधे का लाभ है? तो माइकोराजा अल्टीमेटली खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोग दोनों से सुरक्षित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। जैसे राइजोबियम वगैरह के बारे में पढ़ोगे, दाल के गांठ में पाया जाता है माइकोराजा वगैरह। किस कमीशन के सभी राजनीतिक समूह के दलों और भारतीय सदस्य को शामिल नहीं होने पर? तो आप जान रहे हो जैसे साइमन कमीशन आया था तो सारे व्हाइट लोग, तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इसीलिए दोस्तों साइमन कमीशन का सभी लोग विरोध किए थे। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला? और तो आप जान रहे आजाद हिंद फौज दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, और दिल्ली चलो का नारा भी दिए थे। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। तो अल्टीमेटली करो या मरो। तो दोस्तों करो या मरो का नारा है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यहाँ पर किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? तो बांटो और छोड़ो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में भी यह नारा दोस्तों दिया गया था। 105 में किस अधिनियम के भारत को विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान बना? तो भारत और पाकिस्तान माउंटबेटन प्लान दोस्तों 3 जून 1947 अनाउंस हुआ था, जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता दिन 1947 आंसर होगा। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिले? तो दोस्तों एनी बेसेंट भारत में कम से कम 2 बार आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और होम रूल के लिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जाने जाते थे। तो एनी बेसेंट बिहार में 2 बार आई थी बिहार में। यहाँ पर चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो दोस्तों यहाँ तो होना चाहिए था राजकुमार शुक्ला और उस समय भारतीय सरकार, लेकिन अल्टीमेटली गांधी जी मीडिएटर थे। तो इसलिए भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में दोस्तों यहाँ पर समझौता हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो किसान सभा के लिए दोस्तों आप जान रहे स्वामी सहजानंद, या प्रांतीय किसान सभा या फिर अखिल भारतीय सभा। दूसरा है कि विक्रम पुलिस थाने के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया? तो दोस्तों इसका ऑफिशियली डेटा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इस समय कोई डेटा नहीं। तो हालांकि उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका ऑफिशियली डेटा का इंतजार करिए दोस्तों। मार्च 19 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ऐसे तो दोस्तों मुख्यमंत्री यहाँ पर ऑप्शन में श्री कृष्ण सिंह है, तो आंसर यही होगा। हालांकि 1937 में आप देखो कि पहला जो प्रधानमंत्री उस समय बिहार में कौन थे? तो यूनिस खान। तो यहाँ पर 1939 का बात है, तो इसलिए आंसर कृष्ण सिंह हो जाएगा। अब यहाँ पर 111 में मैच द फॉलोइंग। तो गिरनार गुजरात, ये तो सबसे गिर के जंगलों में दोस्तों शेर पाया जाता है, जो कि गुजरात में। तो साफ पता चल रहा है दोस्तों कि 2 का C। तो 2 का C सिर्फ इसी में।
तो डायरेक्ट इसका एक भी अगर आंसर आपको पता होगा तो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक ऋग्वेद युग में सम्मिलित नहीं है? तो आप देखो कि अपाला, घोषा, अपाला और विश्वरा, इस तीनों के तीनों ऋग्वेद में जिक्र है। अगस्त ऋषि की वाइफ भी, घोषा शायद अगस्त ऋषि की वाइफ भी थी। वेद के रचना वगैरह अपाला में का भी जिक्र होता है। विश्वरा का गार्गी नहीं था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 113 में बोला सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सुदर्शन झील दोस्तों आप जान रहे हो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक गवर्नर था गुजरात में, उस गुप्त वो निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। तो आप देख रहे हो कि ए का डी। दूसरा बात, अशोक पहले बार जब धर्म की नीति अपनाया था तो धर्म महामात्र की नियुक्ति करवाया था, और चोल मंडलम राजेंद्र के समय में आया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए। तो 3 का ए तो दिख रहा है। फिर अशोक 4 का बी, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय में शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक लगभग दोस्तों शासन किया था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का दोस्तों लगभग 30 वर्ष से ज्यादा शासन किया है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक 25 वर्ष तक शासन किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बहलोल लोदी। यहाँ पर है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों का, तो आप दोस्तों इसका ट्रिक बताए थे हसीन मासूका। तो हसीन मासूका में सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे मासूका, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन है, मौर्य वंश 1 नंबर में होगा। मौर्य वंश के बाद दोस्तों शुंग वंश होगा। शुंग वंश के बाद दोस्तों कर्ण वंश होगा, तब फिर लास्ट में कुषाण आएगा। तो लास्ट में कुषाण आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास द्वारा तो दो विनय पत्रिका लिखा गया था, गीतावली, साहित्य लहरी और कवितावली। तो विनय पत्री भी लिखा गया था, गीतावली भी लिखा गया था, कवितावली। साहित्य पत्री दोस्तों नहीं लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 117 दोस्तों पूरा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा के लिए आपको पता है कि कौन फेमस थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आप नूरजहां अपना पिताजी के इदमाद दौला मकबरा बनवाई थी। और काबुली बाग दोस्तों आप जान रहे हो कि बाबर और अकबर इलाहाबाद का किला। तो कोई एक याद है दोस्तों, मान ले 3 का सी होना चाहिए। तो 3 का सी 2 में है, कोई नहीं। 1 का बी भी दोस्तों बहुत सारे में है। अब रहा डी, तो नूरजहां 2 का डी भी 2 में है दोस्तों। यहाँ पर 2 का डी भी दोनों में है। और सी का 3 भी दोस्तों दोनों में है। अब रहा सवाल, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा बी होगा कि डी। तो 4 का क्या होगा, 4 का दोस्तों होगा ए। तो 4 का ए, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 का बाबर ही काबुली बाग बनवाया था। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दयानंद सरस्वती सत्याप्रकाश सही है, जस्टिस पार्टी रामास्वामी भी सही है, ज्योतिबा फुले, इसका मतलब कौन है, तो बी आंसर हो जाएगा। जेम्स अगस्टस हिक्की जो है कलकत्ता क्रॉनिकल गलत है। तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूरा 1 को 2 से मिलाइए। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि दोस्तों अब बाबर का बेटा दोस्तों कामरान था, हुमायूं भी था, हम लोग पढ़े थे। तो ए का दोस्तों 3 किसी में है, ए का 3 तो पहले 2 में है। तो यहाँ पर 2 में थे, तो एक और चेक कर लेंगे। अकबर का दोस्तों सलीम, तो बी का 1 भी दोस्तों दोनों में है। अब मेरा है दोस्तों यहाँ पर सी का, डी का दोस्तों खुसरो आप देख सकते हो जहांगीर का। तो यहाँ पर हो जाएगा डी का 2। तो डी का 2 दोस्तों किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आंसर यही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। अब हो जाएगा हमारा दोस्तों कौन से बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ। तो पहला तो दोस्तों जान रहे हो कि राजगीर बिहार में, द्वितीय भी दोस्तों कहाँ हुआ था, पटना में। तृतीय भी दोस्तों कहाँ हुआ था, वैशाली। और ये जो चौथा दोस्तों है तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था, कश्मीर में। तो कश्मीर वाला आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बिहार से बाहर है। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये है कि 1938 का त्रिपुरी सत्र, यहीं पर गलती है। 1938 का दोस्तों त्रिपुरी नहीं, हरिपुरा था। तो हरिपुरा मतलब पहला गलत है। जैसे ही पहला गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 122 निम्नलिखित में कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों लगभग 427 एडी में बना है, और कौटिल्य तो दोस्तों बीसी में, मौर्य के समय में 321 बीसी में। तो बीसी और एडी तो डायरेक्ट है, तो कौटिल्य इसका आंसर हो जाएगा। कौटिल्य नहीं थे क्योंकि बहुत पुराने थे, मौर्य के समय में 320 बीसी, और ये बात हो रहा है एडी में नालंदा विश्वविद्यालय बना है। आधुनिक भारत इतिहास के निम्नलिखित कौन से घटना? तो घटना इसमें दोस्तों बोला गया कौन कौन घटना, तो आप देखोगे दोस्तों कि फ्रांस की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई हुआ लगभग 1760 में। सलवाई की संधि दोस्तों मराठा के साथ हुआ 1782 में, और राजा नंद कुमार का मृत्यु दिया गया 1775 में, और टीपू सुल्तान मरा दोस्तों 1799 के आसपास। तो आप देख सकते हो इसमें सजाना, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? वांडीवास पहला होगा, 3 होगा। 3 के बाद राजा नंद कुमार की मृत्यु होगा। 3 के बाद दोस्तों आप देख सकते हो 1, और फिर 2 होगा आपका यहाँ पर सलवाई की, और फिर लास्ट में होगा टीपू सुल्तान। तो ए आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। अब यहाँ पर देख लो बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्र में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ? तो सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे 1856 में आप देखोगे अखबार बिहार आया है, और लगभग बिहार बंद हुआ है दोस्तों 1872 के आसपास, और हेराल्ड भी लगभग 1872 से 75 के बीच में आया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अखबार बिहार, सी। 125 में आप बोल रहा है कि किससे क्या रिलेटेड है? सूची 1 को सूची 2। तो चंपारण सत्याग्रह तो दोस्तों आप जान रहे हो कि बहुत फेमस थे जयप्रकाश, चंपारण से तो जयप्रकाश नारायण श्यामा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद। तो 3 का डी दोस्तों किसी में है? 3 का डी बस एक ही में, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4, बस एक ही मिल जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से किसी एक को समानता है तथा चौथा भिन्न है। तो सबसे भिन्न क्या है दोस्तों? आप देख सकते हो कि दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और पारदर्शिता सब क्या है? दूरबीन है देखने के लिए, जबकि स्टेथोस्कोप दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं? डॉक्टर इसका प्रयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का एक सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल मैं जैसे कि दिया हुआ है, तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 127 एक रीजनिंग का है कि स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, तो मोबाइल को क्या लिखेंगे? तो डायरेक्ट दोस्तों आप देखो कि SPRING, स्प्रिंग को लिख रहा है दोस्तों UNU, उसके बाद FR और C। तो दोस्तों हम पहला लेटर में देख रहे हैं कि 19 से 21 जा रहा, 2 का बढ़ रहा। फिर यहाँ पर दोस्तों फिर देख रहे हैं कि कितना का बढ़ा, 3 का बढ़ रहा, 18 से गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 4 का बढ़ रहा, तो अल्टरनेट 1 छोड़ के 1 बढ़ रहा। तो अगर हम दोस्तों मोबाइल का अगर हम दे, तो मोबाइल में अगर हम बढ़ाएं 2, तो M में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? P। तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। अब फिर हम B में 2 जोड़ेंगे, B में 3 जोड़ेंगे, तो B में 3 जोड़ेंगे तो 5, तो 5 में डायरेक्ट आंसर क्या होगा? E। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा B। तो आप पहला में 2 जोड़ेंगे और दूसरा में 3 जोड़ेंगे। पहला में जोड़िएगा तो M में 2 जोड़िएगा तो सीधे O होगा, और B में 3 जोड़िएगा तो E, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा B। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मुकेश कह रहा अपने मित्र को, तो मुकेश अपने मित्र को क्या कहा दोस्तों? मुकेश अपने मित्र को कह रहा है कि रीता मेरे बेटे का जो पत्नी है, तो इसका बेटा सन है, सन का जो कोई वाइफ होगा यहाँ पे, तो कह रहा है कि मेरी बेटी जो है, मेरे पुत्र की बेटी की माँ है रीता। तो इसकी पुत्र की वाइफ है, इसका बेटी यहाँ डॉटर यहाँ होगा, और इसकी माँ का नाम है दोस्तों रीता। इसका मतलब रीता और मुकेश का रिलेशन क्या होगा दोस्तों? तो ससुर इसका हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आप देखोगे, तो 29 नंबर को आप डील करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्शन का सवाल है। तो डायरेक्शन का सवाल कर रहा है कि राम उत्तर दिशा में जाता है, तो पहले मान ली नॉर्थ है, तो नॉर्थ साउथ, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट दोस्तों। तो कह रहा राम पहले उत्तर दिशा में गया, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं दोस्तों इधर मुड़ा, फिर दोबारा दाएं, फिर यहाँ दाएं मुड़ा, फिर दोबारा भी दाएं मुड़ रहा।
तो दोबारा यहाँ पर दाएं मुड़ा दोस्तों, फिर कह रहा है कि वह बाएं ओर मुड़ गया। तो दोस्तों बाएं ओर अब इधर किधर जाएगा, इधर चला गया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली किधर है, तो पूरब में है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब अंग्रेजी का वर्णमाला में दोस्तों डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग पहला लेटर देखते हैं दोस्तों। तो एम के बाद सबसे पहला में होगा क्या, ए। तो हमारा लास्ट का लेटर अगर खोजना होगा तो ए तो कभी नहीं आएगा, ए वाला। ए के बाद ओ आएगा, अगर एम के बाद ओ, फिर एच, एच दोनों में तो ई तो पहले आ जाएगा, इसका मतलब एच बाद में आएगा। तो मोहिंदर इसका दोस्तों आंसर होगा, सबसे लास्ट में ही आएगा। अभी रैंकिंग का सवाल है दोस्तों। तो रैंकिंग का सवाल है, करा कि टोटल 39 स्टूडेंट है, जिसमें जो नितिन और जोगिंदर का रैंक बोल रहा है कि नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे और जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17 है। तो बताइए कि नितिन का प्रारंभ से क्या। तो कोई हमको पता होगा दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है कि टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट माइनस राइट। तो लेफ्ट माइनस राइट में आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर एक फार्मूला कि जैसे मान लो टोटल बराबर मेरा होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट, सॉरी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कोई भी एक दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो। मान ले हम उठा रहे हैं कि इसका जोगिंदर 17 से कितना है, अंतिम से 17 है। तो जोगिंदर का मेरा अंतिम से 17 है, शुरू से मुझे पता नहीं, चलो उसको मान लेते हैं -1। और टोटल कितना दोस्तों 39। तो आप इसको अंदाजा लगाओ कि r बराबर कितना होगा। तो उधर हो जाएगा 40 - 17। तो r का वैल्यू आएगा 23। मतलब जोगिंदर दोस्तों मेरा शुरू से कितना रैंक में है, तो 23 में। और इससे बोल रहा है कि नितिन 7 पहले है। तो 23 में दोस्तों आप 7 घटा दो तो 16 आंसर आ जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 16। अब यहाँ पर है कि प्लस माइनस है, तो ये आसान है दोस्तों। प्लस माइनस क्या करना है, यदि कह रहा है कि प्लस को गुना, तो जहाँ प्लस को क्या करना है दोस्तों, गुना। तो कहाँ कहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस को गुना, गुना को माइनस, गुना को माइनस, भागा को प्लस। तो दोस्तों भागा को यहाँ क्या लिख देना, प्लस, और माइनस को डिवाइड, माइनस को डिवाइड, और यहाँ पर क्या लिखना, गुना। तो इसको दोस्तों बोर्ड मास का जो सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप गुना करो तो इधर 30 हो गया। अगर मान लें हम इसको डिवाइड करते हैं तो 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में जाएगा, लगभग 7 टाइम में चला जाएगा ये मेरा। 25 8 200 होता तो 7 टाइम में जाएगा। इधर मेरा बचा क्या दोस्तों, गुना। यहाँ पर मेरा हो गया भागा, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर गुना हो जाएगा 20 25 100, और इधर यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो लगभग इसको हम लोग घटाएंगे दोस्तों, 107 में से 30 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 77। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा राहुल, करा राहुल और सीमा का एज का डिफरेंस। तो इसको डिलीट करते हैं दोस्तों, ये मैथ का सवाल है तो इसको सिंपल बना सकते हो। कह रहा है कि राहुल की आयु सीमा के 3 गुनी है। तो मान लिया मेरा सीमा है, यहाँ राहुल है। तो सीमा अगर मेरा x है तो राहुल मेरा हो जाएगा 3x। 4 वर्ष पूर्व जो है लक्ष्मी राहुल का दुगना है। तो 4 वर्ष पूर्व अगर दोस्तों करोगे तो इसमें 4 अगर हम घटाएंगे और लक्ष्मी जो है राहुल का दुगना है तो 2 हो जाएगा। तो कह रहा कि मेरा सीमा x हो गया, राहुल मेरा 3x हो गया, और लक्ष्मी है 4 साल पहले जो राहुल था उसका दुगना हो गया। अब कह रहा है कि अगले 4 वर्ष में राहुल मेरा 31 का हो जाएगा। तो करंट अभी राहुल मेरा कितना, 3x। तो अगले 4 वर्ष में मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि अगले 4 वर्ष में मेरा हो जाएगा 31। तो हो जाएगा तो 3x, 31 में से अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 27, और x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा 27/3 मतलब 9। मतलब करंट में मेरा अगर x 9 है तो 3x मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, राहुल मेरा अल्टीमेटली कह रहा है कि 9 है। तो राहुल का 9 निकल दिया, पुट कर देंगे 9 का वैल्यू इसमें x में। तो 9 का दोस्तों गुना करोगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। 27 - 4, तो l यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। अगर 27 में से घटाएंगे तो आएगा मेरा 24। तो 24 को गुना करोगे तो लक्ष्मी का 24 दूनी 48, मतलब लक्ष्मी का तो यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि हम अगर 27 में 4 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 24।
तो 24 को अगर दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो 48। तो लक्ष्मी का करेंट आया मेरा कितना 48, लेकिन ये 4 साल बाद पूछ रहा, तो अगले 4 कितना हो जाएगा 52। तो इसका मतलब करेंट आंसर क्या हो जाएगा 9 और 52। अब दोस्तों यहां आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर देख रहे हो 34। तो इसमें आप अंदाजा लगाना है कि करना क्या, रीजनिंग है। अगर यहाँ पर दोस्तों अलग अलग नंबर है 28, 84, 45, यहाँ पर 9, 12, 7, तो यहाँ पर दोस्तों 20 तो कभी होगा नहीं, 20, 20, 25 तो होगा नहीं, या फिर 25, 25, 20 तो होगा नहीं। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, ये तो होने वाला है नहीं। अब रहा सवाल 35 और 30, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका लॉजिक आप देख सकते हो, 7 चौ 28, 7 इंटू 4 तो 7 चौ 28, और 5 इंटू 4 तो 5 चौके 20। उसी तरह बरसत 84 तो 7 पचे 35। तो दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा 5 का मल्टीपल 35। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन मेरा है कि रैन को कोड यहां पर लिख रहे हैं, तो बहुत आसान है, कोड वाला सवाल है दोस्तों। तो इसमें डायरेक्ट आप बना सकते हो। कह रहा है कि रैन को हम लोग लिखते हैं, रैन को दोस्तों कह रहा है कि हम लिख रहे हैं $8, $8 और मेरा परसेंटेज और 6, और कह रहा है कि हम मोर को लिखते हैं, मोर को लिख रहा है दोस्तों 7 हैश और 8 और @ तो कह रहा मोबाइल को क्या लिखेंगे, सॉरी रीमेन को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आर के लिए तो 8 यूज हुआ है, और ई के लिए क्या यूज हुआ, ई के लिए @ यूज हुआ है। तो यहां पर देखिए कि आर के लिए तो 8 है और ई के लिए @ है, तो 8 के बाद @ सिर्फ इसमें आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों इसमें देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 136, 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स। हालांकि इसमें डाउट है, करंट में जो भी एशियन गेम हुआ है, तो करंट में एशियन गेम में आप देखोगे दोस्तों कि बिहार गोल्ड 1 लाया है, 5 लाया सिल्वर, सॉरी 6 लाया सिल्वर और 5 लाया ब्रोंज। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ब्रोंज है। जो भी करंट में हमारा एशियाई गेम हुआ था 38वां, और उसमें बिहार का रैंक था दोस्तों 39वां। तो उस हिसाब से ब्रोंज यहाँ पर 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जूनियर पूछा है। हालांकि आप देखेंगे तो दोस्तों करंट आंसर 5 यहाँ, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाए कितना 5। अब एक कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से, दोस्तों आप देखोगे बिहार का जब मैप बनाओगे, तो बिहार का मैप में दोस्तों आप देखोगे कि गंगा नदी के बाद इधर जो महानदी है, महानंदा है, इसी का सहायक नदी मेची है। तो पूरा इलाका इधर का है। तो आप देखो किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारा इलाका इधर। तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। करा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग जान रहे थे कि जितना भी साउथ का भाषा है सबको दर्जा प्राप्त था, जिसमें कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, और बाद में संस्कृत को और उड़िया को शामिल किया गया था। और अभी करंट में 5 भाषाओं का मराठी, बंगाली, असम, पाली को शामिल किया गया। तो टोटल 11 अर्धमगी, तो टोटल 11 हो गए। तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता IBA के रूप में संगठन कौन मान्यता दिया, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको मान्यता दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कहाँ आयोजन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भी आप देखोगे नरेंद्र मोदी के समय वहां पर मधुबनी में इसका पंचायती दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। अब यहाँ पर सवाल है दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो हमारा लूनर ट्रेवलेजर है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऐसे तो दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव में चंद्रमा के सतह पर जल का पता लगाना। हालांकि कहीं कहीं पर दोस्तों इसको दिया एक से अधिक आंसर, लेकिन मुख्य ऑब्जेक्टिव यहाँ चंद्रमा के सतह पर जल का पता लगाना। फिर है कि अफ्रीकन अभिप्राय किन लोगों से है। तो दोस्तों अफ्रीकन कहने का मतलब होता है कि अफ्रीकन का दोस्तों ब्लैक लोग, लेकिन ए आगे में लगा दिया अफ्रीकन, अफ्रीकन मतलब अश्वेत का बात कर रहा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत अल्पसंख्यक। फिर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि 16वीं सदी के बावड़ी का नाम क्या, जिसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण हाल ही में वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ऑफ इंडिया के सहयोग से खरीद किया। तो इसका दोस्तों
राजो की बावली इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं 144 न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या, जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया था। दोस्तों एरिक एडम्स है। ये करंट का क्वेश्चन था। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट की अस्थायी नारा क्या है? तो ऐसा तो दोस्तों है कि यूनाइटेड बाय म्यूजिक है, लेकिन कहीं कहीं इसका लगातार दिया गया है म्यूजिक यूनाइटेड अस टुगेदर इन सॉन्ग। तो इसका डायनेमिक चेंज होता रहा थीम। हालांकि करंट का थीम यही है, लेकिन डायनेमिक थीम चेंज होता गया है। तो इसका आंसर दोस्तों एक से अधिक भी हो सकता है ना। तो करंट में यूनाइटेड बाय म्यूजिक है। तो दोस्तों इसका आयोग का आंसर का वेट करना होगा। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में तो दोस्तों ये 100वां मिशन था, ये सबको पता है। साथ ही साथ दोस्तों NV-02 उपग्रह ले गया था, तो ए भी सही है। तो ए और सी दोनों, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अब कह रहा है कि G20 जो 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो 18वें जी सम्मेलन दोस्तों 2023 में ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। बताइए इतना पुराना डेटा दे दिया है, क्योंकि 2024 में फिर हमारा रसिया में हुआ, और 2025 में हमारा ब्राजील में हुआ, और 2026 में साउथ अफ्रीका में होने वाला। तो इतना पुराना डेटा दे दिया। तो रियो डी जेनेरियो तो ऐसी गलत है, रियो डी भी गलत है। तो इसमें से एक भी डेटा से तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों है कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौता पर सहमति बना? तो अभी दोस्तों करंट में ये भी था। तो बात हुआ है कि 2035 तक दोस्तों जो है कम से कम $300 बिलियन देने की बात किया गया। जो विकसित जो डेवलप कंट्री है वो अनडेवलप और अंडर डेवलपमेंट कंट्री को कम से कम 300 बिलियन दोस्तों हर वर्ष कम से कम देना पड़ेगा। कितना? 2035 तक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हॉनकोन्स को उपन्यास द वेजिटेरियन का कौन सा अन्य पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों अब द वेजिटेरियन को इसके पहले आप देखोगे तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो इसका आंसर होगा कि इसके पहले इनको क्या मिला गया था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। फिर यहाँ पर कि निम्नलिखित में से नेपाल में किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित कर दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का डिस्कशन था। इसको हम लोग डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे पास समय कम था, इसलिए रेंडमली जल्दी किए। इसको डीपली एनालिसिस करेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।